सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं का सामान्य हिंदी का ये मॉडल पेपर जो क्वेश्चन बैंक यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2023 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और सामान्य हिंदी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। देखिए, शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके लिए। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से कैसे पेपर आए हुए हैं। आपको इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है। आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक जो हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। संपूर्णानंद जी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये दूसरा वाला विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर पहले का ख देखें, लल्लू लाल की रचना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। देखिए, सुख सागर, परीक्षा गुरु, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी। तो जो लल्लू लाल है, इनकी जो प्रमुख रचना है प्रेम सागर है। ये तीसरा वाला विकल्प राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर ग का देखें, पर्दा कहानी के लेखक हैं। 4 विकल्प आपके सामने है। पर्दा जो कहानी है, यह यशपाल जी थे इसके लेखक। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर एक एक नंबर का दिया गया। ख वाला देखें, घ का क्वेश्चन नंबर घ का, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। यहाँ पर 4 विकल्प देखिए, विष्णु प्रभाकर है, रामवृक्ष बेनपुरी है, राहुल संस्कृतायन है, रंगेश राघव है। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ये पहला वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग का, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। देखें, 4 विकल्प हमारे सामने दिया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, चौथा विकल्प राइट होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसे ही आपके पेपर में भी क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे का क देखें, कमायनी किस युग की रचना है। तो यहाँ पे आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। जो कमायनी है, यह जो रचना है वो छायावादी युग का है, क्योंकि इसके प्रमुख जो कवि थे वो जयशंकर प्रसाद जी थे, जो कि छायावादी युग के ही थे। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ख का, दूसरे का ख, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो यहाँ पे जो कवियों का नाम लिखा है, अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रगतिवादी युगीन जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। ग का देखें, दूसरे का ग, तारसप्तक का जो प्रकाशन वर्ष था, तारसप्तक का 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। देखें, तारसप्तक जो है वो अज्ञेय की रचना है, वो 1943 में प्रकाशित हुई थी। ये सेकेंड वाला विकल्प राइट होगा। घ का देखें, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, प्रिय प्रवास, ये द्विवेदी युग की रचना है। साकेत द्विवेदी युग की रचना है। भारत भारती द्विवेदी युग की रचना है, ये मैथिली शरण सिंह गुप्त ने लिखा था। साकेत और भारत भारती। जो कमायनी है वो छायावादी युग की रचना है। ये चौथा विकल्प आपका राइट होगा। यह द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर अंग का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। तो रामचरितमानस महाकाव्य के अंतर्गत आता है। साकेत महाकाव्य है। पद्मावत महाकाव्य ही है। जो यामा है, यह महाकाव्य नहीं है। चौथा विकल्प राइट होगा। अब यहाँ से देखिए, गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। कोई आपको गद्यांश दे करके उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाएंगे, जो कि 10 अंक के होते हैं। देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिन कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कोई परिचित न होना चाहेगा लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं। तो ये जो रचना है, ये आपके हमारी पठित पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से अवतरित है। और इसके जो लेखक थे वासुदेव शरण सिंह अग्रवाल थे। ये पहला जो क्वेश्चन आता है, ससंदर्भ इसका अर्थ लिखिए गद्यांश का। दूसरा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। देखिए, वसुंधरा का मतलब वसुओं से मिलकर, वसुओं माने रत्नों से। हमारी जो धरती है वो तमाम रत्नों से मिलकर के बनी है, इसीलिए इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर रेखांकित अंक देखें दिया है कि भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए सबकी जाँच पड़ताल आवश्यक है। भावी आर्थिक अभ्युदय, तो इन पंक्तियों में जो बात किया जा रहा है कि ये जो छोटी मोटी नदियाँ होती हैं, पहाड़ों से निकल करके पहाड़ों को काटती रहती हैं, वर्षा के समय में पहाड़ के जो
छोटे छोटे कण होते हैं, टूट टूट करके हमारी धरती पर, हमारी मिट्टी में आकर के मिल जाती हैं, जिससे हमारी जो धरती है, मिट्टी है, उपजाऊ हो जाती है और इसका जो आर्थिक स्थिति है सुधर जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो देखें, जो दिन रात वर्षा होती है तो वर्षा के पानी से जो पर्वत पहाड़ होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी है वह बह बह करके हमारे मरुस्थल, हमारे मैदानों में आती है, जहाँ से धरती हमारी जहाँ पर हम खेती करते हैं उपज हो जाती है। इसीलिए जो है उसका आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। इसको हम लोग पृथ्वी को देह का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें हर चीज़ों का परीक्षण करना चाहिए। अथवा नीचे का भी जो गद्यांश दिया गया है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा हो पुराने चित्र से, तो ये अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका संदर्भ सहित आप व्याख्या कर ले जाएंगे और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका अर्थ आपको लिखना है अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है, चौथा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उसकाई गई भारत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खाऊं। यह जो पद्य खंड है एक कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। इसके संदर्भ को लिखना है और साथ ही साथ इसके आशय को देना है। अथवा ये ऑप्शनल है, ये करें अथवा बदले में नीचे वाला ये दिया गया है कविता। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हो न देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अब नीचे क्वेश्चन इस पर आधारित पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ अर्थ लिखिए। तो यह जो पद्यांश है हमारी पठित पाठ्य पुस्तक पद्य खंड से जो है पवन दूतिका से अवतरित है। इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, माने एक राधिका जो है कृष्ण के वियोग में है, अपनी बातों को पवन को दूत मान करके उनके माध्यम से अपने संदेश को पवन के माध्यम से उनके तक श्री कृष्ण भगवान तक भेजती है और साथ ही पवन दूतिका को समझाती है कि हे पवन दूतिका, यदि रास्ते में तुम्हें कोई भी वस्तु मिल जाए तो उसका भी खातिरदार तुम करना, उसका अच्छे से सेवा करना। वहीं लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, यानी कि राधिका पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन, यदि तुम जाते हो रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील औरत मिल जाए तो उसकी वस्त्रों को तुम हवा में मत उड़ाना। वसना माने वस्त्रों को विकृत मत कर देना, बल्कि उसको आराम से, उसको न तो सुंदरी को जो थोड़ी भी अमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, उसको अपने गोद में लेकर के उसके थकान को दूर करना, मिटाना। होठों की भी कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों की और कमल रूपी मुख पर यदि म्लानताएं हैं तो उसको भी तुम दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। यहाँ पर आगे बता रही है राधिका पवन दूतिका से, हे पवन, तुमको रास्ते में खेत में यदि कोई महिला कृषक मिल जाए काम करते हुए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसे धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी जो थकान है, क्लांतियां हैं, उसको तुम हटा देना, मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया दूर सुखित करना तप्त भूतांगना को। और यदि तुमको वहाँ पर कोई मेघ या बादल जाता हुआ दिखाई दे तो उसको रोक करके उस महिला के ऊपर लगा देना, जिससे उसको शीतलता प्राप्त हो जाए। तो ये संदर्भ है। इसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन हैं इसी पर आधारित, उसको आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 पाँचवा का क देखें, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है। देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, तीनों में से साहित्यिक परिचय देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का करें या APJ अब्दुल कलाम जी का करें या वासुदेव शरण अग्रवाल जी का करें, आपको कंप्लीट कर लेना है तीनों ही। ख का देखें, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। ये जिस प्रकार से गद्य के जो लेखक हैं उसी तरह से ये यहाँ पर कवियों के बारे में मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं।
छठवां क्वेश्चन दिया है बहादुर या पंचलाइट कहानी को आपको प्रकाश डालना है, 5 नंबर का है। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। कोई क्वेश्चन करना है, ऑप्शनल है। 7वां स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का यहाँ पर उत्तर देना है 80 वर्डों में। यहाँ पर आपको आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य पढ़ाया जा रहा हो करना है। श्रवण कुमार खंड काव्य करें या रसमरथी करें, अलग अलग दिया गया है। मुक्त यज्ञ करें, जो भी आपके ज़िले में पढ़ाया जाता हो। आलोकवृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करें, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन संस्कृत गद्यांश से दिया गया है, ससंदर्भ अर्थ लिखिए। महामना विद्वान वक्ता, तो ये है, ये करें आपको। अथवा ऑप्शनल है हंसराज तदैव परिसह मध्य आत्मनः, ये करें क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक भी गद्यांश है जो कि संस्कृत गद्य खंड से आधारित है, आपके हिंदी में जनरल हिंदी में दिया है। अथवा यहाँ से पद्यांश दिया है श्लोकों का ससंदर्भ अर्थ लिखना है। न मे रोचते भद्रम उल्कस्य, ये करें। अथवा परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्चेत तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों श्लोक दिए गए, दोनों का से आप अच्छे से जान लें। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, माने यहाँ पर बात किया जा रहा है कि पीठ पीछे ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे मित्रों से दूर रहिए जो कि पीठ पीछे आपके बारे में साजिश यानी आपके कार्य को नष्ट करना चाहते हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जबकि सामने आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। वर्जेत तादृशमृतम, ऐसे मित्रों से दूर रहिए जिस प्रकार से विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार से कि जो घड़ा होता है यदि विष से भरा हो, ऊपर दूध और नीचे विष हो, तो दूध वाले उस घड़े को फेंक देते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करें। 9वां क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, पहला दिया है तलवार की धार पर चलना, मतलब बहुत ही कठिन कार्य करना, इसको वाक्य प्रयोग कर लेना है। दूसरा दिया है कि टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना, इसका मतलब ये होता है कि साफ साफ किसी चीज़ के लिए इनकार कर देना। दूसरा दिया है दाल में काला होना, माने कुछ दोष पाया जाना, दोष को जो है कोई दोष कहीं पाया जाना या दोष को छिपाना। नमक मिर्च लगाना, यानी कि बात को बहुत बतंगड़ यानी बढ़ा चढ़ा करके कहना। 10वां का क दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद यहाँ पर सही विकल्प छाटना है। तथापि, तथा में जो होता है तथा धन अपि, माने ब वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, दूसरा दिया है परमेश्वरः का संधि विच्छेद। परमेश्वरः का संधि विच्छेद होगा परम धन ईश्वर है, यानी सी वाला यहाँ पर विकल्प आपका राइट होगा। देखिए, तीसरा दिया गायकः, गायकः का संधि विच्छेद जो सही होगा गय धन अकह, यानी यहाँ सी वाला विकल्प राइट होगा। अब ख का देखें, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताना है। विभक्ति और वचन, पहला ही पूछा है कि आत्मनः में विभक्ति और वचन। जो देखिए आत्मनः है वो पंचमी विभक्ति का है, पंचमी विभक्ति एक वचन का, यानी कि ये डी वाला विकल्प आपका राइट होगा, ये डी वाला। और दूसरा देखिए दिया है नामनान, नामनान में विभक्ति और वचन। जो नामनान है वो षष्ठी विभक्ति का है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अर्थात ये आपका सी वाला विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना है। विकल्प है देखिए वसन व्यसन, वसन और व्यसन दिया है। वसन माने वस्त्र होता है, व्यसन माने आदत, यानी कि सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अम्बुज अम्बुद, अम्बुज माने कमल होता है, अम्बुद, अम्बुद यानी कि उसका बादल का जिक्र कर रहा है, तो कमल और बादल यानी कि सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट कर देंगे आप, सी वाला विकल्प राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, दिया है स का निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, दो अर्थ लिखना है। पहला दिया पट, पट माने देखिए होता है वस्त्र होता है, पोशाक, चीर, परिधि अलग अलग होता है। नाग, नाग का मतलब होता है पर्वत भी होता है, हाथी भी होती है, बादल भी होता है। गह का देखिए दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करना है सही सही। देखिए जो आँखों के सामने हो यानी प्रत्यक्ष उसको बोलते हैं, ब वाला विकल्प यहाँ पे राइट काटना है। और दूसरा देखिए जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु कहलाता है, सी का सही होगा। और नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध करके लिखना, शुद्ध वाक्य लिखना है। देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इसका जो शुद्ध होगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो,
यहाँ पर बैठे हैं दिया है, लेकिन इसको हैं को हो कर देना है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। दूसरा दिया है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इसका सही होगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेकों नहीं अनेक। तो तीसरा दिया है सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो यहाँ पर हमको कवित्री लिखना है, कवित्री, कवित्री ने भाग लिया। चौथा देखिए कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, इसका जो सही होगा कृपया, कृपया अनुमोदन करने का कष्ट करें, यहाँ कृपा को हटा करके कष्ट करें लिखना होगा। 12वां का देखिए आया है रस, वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव और उदाहरण सहित उसकी व्याख्या करना है। इसको आपको चेक कर लेना है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और हास्य का स्थायी भाव हास होता है। और अथवा इनकी परिभाषा लिखना है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। श्लेष में क्या होता है कि कोई शब्द एक ही बार दिया गया हो लेकिन अर्थ उसका भिन्न भिन्न होता है, एक से अधिक होता है। और उत्प्रेक्षा में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए। दोहा अथवा सोरठा, दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा जस्ट इसका उल्टा होता है। इसको कंप्लीट कर लेना है। 13वां आपके बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन अथवा पत्र, प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है ये आपको देख लेना है। अथवा शहर में संक्रामक बीमारियों के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखना है, उसके ध्यान को आकर्षित करते हुए। और 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा में क्या करना है, निबंध लिखना है। यहाँ पे देखिए देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनैतिक और देश की समृद्धि और विकास, समाचार पत्र की भूमिका समृद्धि और विकास के क्षेत्र में अलग अलग दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सबको आप कंप्लीट कर लें। सो थैंक्स।